Hello, how are you? I hope you guys are doing great. I Prabhav Sharma welcomes you all to the Civil Point Institute Indore. तो अगर मेरा ऑडियो और वीडियो क्लियर है तो एक बार आप मुझे कमेंट करके बताइए, तो फिर हम हमारा जो नया सब्जेक्ट है एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन उसको शुरू करेंगे। तो आई थिंक आपका जो ऑडियो और वीडियो है वो क्लियर है। तो इस सेशन में हम हमारे नए सब्जेक्ट एस्टिमेशन कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन को शुरू करने वाले हैं। अगर मैं आपके सिविल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट की बात करूं तो उसमें ये जो आपका सब्जेक्ट है काफी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपके प्रोफेशन की भी बात करूं तो उससे रिलेटेड भी जो आपका ये सब्जेक्ट है ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि हम आपकी वैकेंसी की बात करें तो उसमें आपके प्रिंसिपल और डायरेक्टर ये दो वैकेंसीज हैं, जिसमें से अगर मैं प्रिंसिपल की बात करूं तो उसके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, जिसमें से सबसे एक प्राइम और इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी कंस्ट्रक्शन की भी होती है। तो अगर आपको, क्योंकि आप ही लोगों में से ही कोई ना कोई यहाँ पर जो प्रिंसिपल है या असिस्टेंट प्रिंसिपल है वो बनेंगे, या डायरेक्टर असिस्टेंट डायरेक्टर बनेंगे, तो ये आप लोग के लिए काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि जो प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसी भी प्रिंसिपल की वो कंस्ट्रक्शन भी होता है ना। एक काफी इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। वैसे तो काफी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं आपके प्रिंसिपल की, पर सबसे ज्यादा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आपका कंस्ट्रक्शन भी आता है। और अगर आपको कंस्ट्रक्शन सही से करवाना है तो आपको ये एस्टिमेशन वाला जो टर्म है, आपका जो कॉस्टिंग एस्टिमेशन और वैल्यूएशन का जो टर्म है, ये आपको समझ में आना चाहिए। तो उस हिसाब से भी आपका ये सब्जेक्ट काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ताकि आप अगर ये सब्जेक्ट अभी अच्छे से पढ़ते हैं तो कल के दिन लाइफ एक्सपीरियंस और आपके प्रैक्टिकल जब आप जाएंगे आपकी जॉब पे, जब आप ज्वाइन करेंगे, तभी भी आपको ये काफी काम आएगा। चलिए, तो सबसे पहले हम सिलेबस की बात करते हैं कि क्या क्या चीजें आपके सिलेबस पे मेंशन है जो कि आपके ये जो सब्जेक्ट है इसके अंदर आ जाती हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज है आपका मेथड्स ऑफ बिल्डिंग एस्टिमेट। तो जब आप कोई भी एस्टिमेशन बनाते हैं तो देयर आर नंबर ऑफ मेथड्स जिनकी मदद से आप एस्टिमेट को प्रिपेयर कर सकते हैं। अब ये मेथड डिपेंड करते हैं आपका कंस्ट्रक्शन किस तरीके का है। छोटा कंस्ट्रक्शन होगा तो उसके लिए अलग मेथड आप यूज करोगे, बड़ा कंस्ट्रक्शन होगा तो उसके लिए आप अलग मेथड यूज करोगे। तो इस तरीके से हम अलग अलग मेथड यूज करते हैं जब हम, ठीक है, वो हम फिर से कवर करेंगे। जो भी चीजें आपकी, जैसे कुछ आपके जो बैच में ऑलरेडी अपलोडेड है, समझ पा। ठीक है, सेकंड होता है आपका मेथड ऑफ एस्टिमेट, तो हो गया। सेकंड होता है आपका नोटिस इनवाइटिंग टेंडर। ये क्या होता है कि जैसे आपको कोई काम करवाना है, ठीक है, मान लीजिए आपको आपका जो स्कूल, आपका जो कॉलेज है वहां पर कोई क्लासरूम बनवानी है, या हो सकता है आपको एक नई बिल्डिंग बनवानी है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक टेंडर निकालना पड़ता है ना। वो उस टेंडर को निकालने के लिए एक नोटिस हमको इशू करना पड़ता है कि फलाना फलाना चीज हमको बनानी है, और ये हमारा पर्टिकुलर एरिया है जिसमें हमको कंस्ट्रक्शन करना है। ये हमारी स्पेसिफिकेशन है। स्पेसिफिकेशन मतलब कि ये हमारी डिटेल्स है जो हमको प्रिपेयर करवाना है, और उस हिसाब से उस टेंडर को आप निकालोगे। और इस टेंडर को निकालने का भी एक प्रोसीजर होता है। उस प्रोसीजर के बारे में हम बात करें तो दैट इज नथिंग बट योर नोटिस इनवाइटिंग टेंडर। फिर इसके बाद जब भी कोई नया एस्टिमेट या नई कोई भी आप कंस्ट्रक्शन कर रहे होते हैं तो उसमें दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पहला होता है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल एंड नेक्स्ट इज योर टेक्निकल सैंक्शन। एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल का मतलब होता है, सबसे पहले देखिए इसको थोड़ा सा मैं एग्जांपल के तौर पे अगर समझूं एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल को, तो जैसे मान लीजिए अ, आपको कोई रोड बनवानी है, ठीक है। तो रोड बनवानी है तो ऐसा नहीं होगा कि सीधे आप जाएंगे, आपका जो भी रोड का डिपार्टमेंट है, जैसे जो भी मिनिस्ट्री के अंदर रोड आता है, डायरेक्टली आप उनसे नहीं बोलेंगे कि हमको ये रोड बनानी है। पहले आपको क्या करना पड़ता है, पहले आपको अप्रूवल लेना पड़ता है कि वो रोड को बनाने के लिए हमारे पास पर्याप्त बजट अवेलेबल है कि नहीं है। कोई ए पॉइंट से बी पॉइंट के बीच अगर हमको रोड बनानी है तो पहले हमको हमारी गवर्नमेंट से पूछना पड़ेगा, जो भी उस पर्टिकुलर कंसर्न अथॉरिटी है उससे ये पता करना पड़ेगा कि उस पर्टिकुलर पॉइंट के बीच में रोड बनाने के लिए हमारे पास प्रॉपर बजट है कि नहीं है। यानी हमको एक अप्रूवल लेना पड़ेगा। जैसे ही हमारे पास वो अप्रूवल आता है तो एक हम रफ कॉस्ट एस्टिमेट निकालते हैं। रफ कॉस्ट एस्टिमेट क्या होता है कि देखिए, एस्टिमेशन एक बहुत ही मुश्किल प्रोसेस है और एक बहुत ही बड़ी प्रोसेस है। तो अगर हम पहले से जाके पूरा एस्टिमेशन कर लेंगे तो हमारा काफी सारे रिसोर्सेस और पैसे खराब हो जाएंगे। तो इसलिए हम एक रफ कॉस्ट एस्टिमेट निकालते हैं, उसके ऊपर एक टेक्निकल अप्रूवल, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल लेते हैं। और जब हमें लगता है
कि हाँ जो पर्टिकुलर चीज हम बना रहे हैं वो हमारे बजट के अंदर है, तब हम उसका टेक्निकल सैंक्शन लेते हैं। डिटेल में हम ये कवर करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका स्पेसिफिकेशन। बेसिकली स्पेसिफिकेशन का मतलब होता है कि जब भी आप कोई चीज कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो आपकी भी कुछ रिक्वायरमेंट होती है ना। जो जो रिक्वायरमेंट आपकी होंगी, जिस हिसाब से आप उस पर्टिकुलर कंस्ट्रक्शन को करवाना चाह रहे हैं, दैट कम्स अंडर स्पेसिफिकेशन। इस तरीके का मुझे ब्रिक चाहिए, इस तरीके का मुझे प्लास्टर चाहिए, इस तरीके का पेंट चाहिए, इस तरीके का डोर चाहिए, ऐसी वर्कमैनशिप चाहिए, तो ये सारी चीजें आपकी स्पेसिफिकेशन के अंदर आ जाती हैं। देन आता है आपका बिल्डिंग बाय लॉस। उसमें क्या होता है कि किसी भी बिल्डिंग को जब हम बना रहे हैं तो देयर आर सर्टेन सेट ऑफ रूल्स विच वी नीड टू फॉलो वाइल कंस्ट्रक्शन। जब भी हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो कुछ हमारे पास रूल्स होते हैं कि नॉर्थ में आपका क्या होगा, ईस्ट में क्या होगा, कौन सी दरवाजा आप कहाँ पे लगाएंगे, ठीक है, और कौन सी दिशा में कौन सा कंस्ट्रक्शन आपके लिए करना सबसे बेहतर होगा। तो वो सारी चीजें, ड्रेनेज कहाँ पे होना चाहिए, है ना, कितने दरवाजे होने चाहिए, क्या कहाँ पे आपका कॉरिडोर होना चाहिए, कहाँ पे आपकी स्टेयर्स होना चाहिए, तो वो अकॉर्डिंग टू आपका सन जो रहता है, आपका किस डायरेक्शन पर घर है उसके हिसाब से, जैसे आप जिसको क्या बोलते हो आप वास्तु शास्त्र, तो वो कुछ नहीं होता, इंग्लिश में हम उसको क्या बोल देते हैं, बिल्डिंग बाय लॉस बोल देते हैं। देन आपके कुछ फॉर्म्स होते हैं, जब हम कोई भी पीडब्ल्यूडी में काम कर रहे होते हैं तो कुछ हमारे फॉर्म्स होते हैं, है ना, इन्वायरमेंटल रिलेटेड या अदर अदर तरीके के फॉर्म्स होते हैं, उनके बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो ये आपका कंप्लीट सिलेबस है एस्टिमेशन, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन के अंदर। कुछ टर्म्स इसमें ऐसे हैं जो एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग के अंदर आते हैं, कुछ टर्म्स ऐसे हैं जो वैल्यूएशन के अंदर भी आते हैं, तो वो सब हम मिलाकर देखेंगे। ठीक है, आज के इस सेशन में हम एक इंट्रोडक्शन की ही लेंगे, ठीक है, फिर नेक्स्ट सेशन जो आपका कल का सेशन होगा वहां से हम मेथड ऑफ बिल्डिंग एस्टिमेट से शुरू करेंगे। ठीक है, तो सेशन को शुरू करने के पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप एस्टिमेशन के बारे में क्या समझते हैं। अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज एस्टिमेशन, आपके हिसाब से एस्टिमेशन क्या होता है। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया काफी इंपॉर्टेंट टर्म है आपके लिए, क्योंकि कल के दिन आपको ये सारी चीजें खुद करवानी होंगी, तो ये सारी चीजें जब आपको समझ में आएंगी तभी आप करवा पाओगे। तो आप मुझे बताइए क्या होता है एस्टिमेशन। ठीक है, तो सिर्फ अप्रोक्सीमेट वैल्यू के बजट, टोटल मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर बिल्डिंग, सिर्फ मटेरियल, अप्रोक्स बजटिंग एंड देयर कॉस्ट। ठीक है, ओवरऑल आइडिया अबाउट द प्रोजेक्ट। ठीक है, क्वांटिटी यूज्ड इन द डिफरेंट आइटम्स एंड अमाउंट। ठीक है, अप्रोक्सीमेट अमाउंट ऑफ मनी टू बी यूज्ड इन प्रोजेक्ट। ठीक है, किसी वर्क में लगने वाले रिसोर्सेज का अप्रोक्सीमेशन, टेंटेटिव वैल्यू ऑफ प्रोजेक्ट। ठीक है, एक चीज तो यहाँ पर क्लियर है कि आप लोग ज्यादातर ये बोल रहे हैं कि अप्रोक्सीमेट ही होगा यहाँ पर, है ना, जो भी हम एस्टिमेट निकालेंगे वो अप्रोक्सीमेट ही होगा, पर ऐसा नहीं होता। जब हम डिटेल्ड एस्टिमेट निकालते हैं तो हम एग्जैक्ट कॉस्ट टू कॉस्ट एस्टिमेट निकाल देते हैं, जितना एक्चुअल में खर्च आने वाला है लगभग लगभग हम उतना ही खर्च निकाल देते हैं, तो अप्रोक्सीमेट तो नहीं होगा। ठीक है, मतलब एक टाइप ऑफ एस्टिमेट होता है अप्रोक्सीमेट, पर हम सिर्फ अगर ये बोल दें कि एस्टिमेट आपका अप्रोक्स कॉस्ट ही होगा, तो फिर उस एस्टिमेट को निकालने का मतलब ही क्या ना। अप्रोक्सीमेशन में ही अगर हमें काम करना है तो इतनी मेहनत करने का मतलब क्या। एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और बहुत ज्यादा इसमें नॉलेज लगता है जब हम कोई एस्टिमेशन करते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ अप्रोक्स तो नहीं होगा। जी, सर्वे आपका खत्म हो गया, एक बैच में आपका सर्वे खत्म हो गया, एक में नहीं हुआ। चलिए, तो अगर हम बात करें तो इसको आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि आप प्रोबेबल कॉस्ट निकाल रहे हैं। ठीक है, प्रोबेबल कॉस्ट यानी कि जितनी उसमें कॉस्ट लगने वाली है उसकी आप प्रोबेबल वैल्यू निकाल रहे हैं, पर इसको आप इस तरीके से नहीं बोल सकते कि वो क्या होगी, अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगी। ठीक है, क्योंकि जो हम डिटेल्ड एस्टिमेट की बात करते हैं वहां पर हम अप्रोक्सीमेट नहीं, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जितना एक्चुअल में कॉस्ट लगने वाला है वो हम निकालते हैं, क्योंकि अगर हमें अप्रोक्सीमेट कॉस्ट निकालना होगा तो इतना मेहनत करने का हमारा मकसद ही नहीं होता। तो अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट इज अ टाइप ऑफ estimate which comes under estimation। एस्टिमेशन के अंदर एक अप्रोक्सीमेट आता है
कोई एक गवर्नमेंट है, उसको एक बिल्डिंग बनानी है, ठीक है। अब उस बिल्डिंग को बनाने में कितना कॉस्ट लगेगा ये तो हमें नहीं पता, है ना। पर हो सकता है कि गवर्नमेंट के पास एक फिक्स बजट हो 100 करोड़, ठीक है, 100 करोड़ या ज्यादा हो गया तो मान लीजिए 50 करोड़, ठीक है, ये फिक्स बजट है 50 करोड़ का। और यहाँ पर हमें बनानी है एक, हो सकता है 2000 मीटर स्क्वायर की बिल्डिंग या 20,000 मीटर स्क्वायर की बिल्डिंग, कोई एक हमको पर्टिकुलर बिल्डिंग बनानी है। अब हमें ये तो नहीं पता उस बिल्डिंग को बनाने में कितना कॉस्ट आएगा, तो अभी हम क्या ये बता सकते हैं कि हमारे पास पर्याप्त रिसोर्सेस हैं उस पर्टिकुलर काम को करने के लिए? अभी हमें नहीं पता। तो इस केस में हम क्या करते हैं, एक रफ एस्टिमेट निकालते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट। उस अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट की मदद से एक मैं अंदाजा निकालूंगा कि कितना खर्च होने वाला है। तो हो सकता है कि मेरे को पता चल जाए कि बिल्डिंग को बनाने में 45 करोड़ खर्च होने वाले हैं। तो इस केस में मुझे क्या मिल जाता है, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल मिल जाता है कि हाँ, लगभग लगभग जितना पैसा खर्च होने वाला है उतना बजट है हमारे पास। अब आप आगे जाके इसका डिटेल्ड एस्टिमेट निकालिए। तो जब आप डिटेल्ड एस्टिमेट की तरफ जाएंगे तो आप लगभग लगभग कॉस्ट बता सकते हैं कि आप शायद एक्चुअल बता दें कि 52 करोड़ आपको टोटल लगने वाला है। तो ये बिल्कुल एक्चुअल होगा, इतना ही आपको क्या मिलेगा, अप्रूवल मिलेगा, ठीक है। अब यहां पर थोड़ा ऊपर नीचे होता ही, आपको पता है कंस्ट्रक्शन का काम है, लेकिन जो आपका डिटेल्ड एस्टिमेट होता है जिसमें हम बिल्कुल एक्चुअल वैल्यू निकालते हैं, तो जितना आपका खर्चा होने वाला है उसके बिल्कुल लगभग लगभग उतनी ही वैल्यू हमको पता चल जाती है, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग बोल रहे थे कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू तो यहाँ पर नहीं होती है, वो एक टाइप ऑफ एस्टिमेट होता है जिसमें हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालते हैं। तो बेसिकली एस्टिमेशन क्या है, फाइंडिंग द प्रोबेबल कॉस्ट ऑफ एनी टास्क। कोई काम आप करने वाले हैं, उसका कितना खर्चा आएगा, उस काम को करने के पहले अगर आप पता लगा लें, उसी को हम क्या बोलते हैं, एस्टिमेशन बोलते हैं, ठीक है। ये एस्टिमेशन एक ऐसी चीज है जो आप बहुत पहले से करते आ रहे हो, है ना। कभी कभी आपका वो एस्टिमेशन सही बैठता है, कभी कभी वो एस्टिमेशन आपका सही नहीं बैठता है। जैसे मान लीजिए आप कोई सब्जी बना रहे हैं, है ना, आप पनीर की सब्जी बना रहे हैं या किसी भी चीज की आप सब्जी बना रहे हैं, तो आपके पास एक एस्टिमेट होता है ना। अगर आप बैचलर हैं तो आप जानते होंगे कि आप लेकर आते हैं उस चीज को, तो पर्टिकुलर एक क्वांटिटीज आप डिसाइड करके लाते हैं कि इतना 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 मिलाना है, वो भी क्या है, एक एस्टिमेट है, ठीक है। तो जब भी हम कोई काम कर रहे होते हैं तो हमारे दिमाग में एक कॉस्ट होता है, वो क्या होगा, एस्टिमेशन ही हो गया। तो अगर रफ कॉस्ट है तो वो आपका अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट हो गया, और अगर आपके पास बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू है तो वो आपका डिटेल्ड एस्टिमेट कहला जाता है, ठीक है। अब ये जो एस्टिमेशन हम बनाते हैं उसमें हमारे लिए, जैसे कि आप लोगों ने ज्यादातर ने मुझे बताया कि कैलकुलेशन हम क्वांटिटीज की करते हैं, पर ज्यादातर आप लोगों ने मुझे सिर्फ किसके बारे में बताओ, मटेरियल के लिए बोला, है ना। ऐसा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जब भी हम कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे होते हैं तो मटेरियल उसका एक पार्ट होता है, मटेरियल ही सब कुछ नहीं होता है, उसमें और भी अदर चीजें होती हैं, है ना। मटेरियल तो हो गया, साथ ही साथ उसमें वर्कमैनशिप भी होती है, लोग जो काम कर रहे हैं उनका भी तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा ना, वो भी तो कुछ पैसे लेंगे, है ना। जब आप कोई काम कर रहे हो तो मटेरियल तो आपको लगेगा, टूल्स भी लगेंगे, इक्विपमेंट भी लगेंगे, वाटर भी लगेगा, उसके बाद आपका इलेक्ट्रिफिकेशन है उसके लिए अलग चार्जेस होते हैं आपके, फिर इसके बाद आपका सैनिटाइजेशन है उसके लिए आपके अलग चार्जेस होते हैं, लेबर के अलग हो गए, है ना, लैंड के अलग हो गए। तो हर चीज के अलग अलग आपके चार्जेस जो होते हैं वो फिक्स होते हैं। मैं आपको कंस्ट्रक्शन के रिस्पेक्ट में बता रहा हूँ, है ना। बेसिकली आप हर चीज में, अगर किसी और ब्रांच के रिस्पेक्ट में बात करोगे तो सब चीजों में जरूरी नहीं है कि सिर्फ मटेरियल ही लगे, और भी चीजें होती हैं जो हमको कंसिडरेशन में लेने पड़ती हैं। तो एस्टिमेशन क्या हो गया, प्रोबेबल कॉस्ट ऑफ समथिंग विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेशन ऑफ क्वांटिटीज एंड कॉस्ट ऑफ वेरियस आइटम ऑफ वर्क। तो जो भी हमारे आइटम ऑफ वर्क के अंदर चीजें आ जाएंगी, उन सारी चीजों की हम क्या निकालेंगे, प्रोबेबल कॉस्ट निकालकर एक एस्टिमेट को तैयार करेंगे। चलिए, तो जब मैं सिविल के रिस्पेक्ट में बात करता हूं, नहीं, एस्टिमेट की अगर हम बात करें तो आप किसी भी चीज का एस्टिमेट निकाल सकते हो। अगर आप कोई प्लांट बना रहे हो, कोई मशीनरी बना रहे हो, तो उसका भी आप एस्टिमेट निकाल सकते हो, है ना। आप हर जगह इसको यूज कर सकते हो। मान लीजिए आप कोई कार बना रहे हो, कार में भी आप एस्टिमेट निकाल सकते हो कि क्या क्या चीजें लगेंगी, कितने क्वांटिटी में लगेंगी आपको अगर बनानी है। तो सिर्फ और सिर्फ कंस्ट्रक्शन में यूज हो हम ऐसा नहीं बोल सकते, पर हम जो पढ़ेंगे वो कंस्ट्रक्शन के रिस्पेक्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि आपको एक्चुअल कंडीशन में भी जो यूज होगा वो कंस्ट्रक्शन के रिस्पेक्ट में ही यूज होगा। जी, एस्टिमेशन आप स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट में निकालेंगे, क्योंकि क्या है, ये एक प्रोबेबल कॉस्ट है। खत्म होने के बाद अगर आप निकाल दोगे तो उसको हम वैल्यूएशन बोलते हैं। आपने अपना घर बना लिया, घर बनाने के बाद जब आप उसका कॉस्ट निकालते हो तो उसको हम वैल्यूएशन बोलते हैं। घर बनाने के पहले या कंस्ट्रक्शन के करने के पहले या किसी भी चीज को करने के पहले अगर आप निकालोगे तभी हम उसको एस्टिमेट बोलेंगे। तो ये तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि एस्टिमेट यानी कि कंस्ट्रक्शन या जो भी आपका काम है उसको शुरू करने के पहले होगा, ठीक है। जो भी आपका काम है उसको शुरू करने के पहले होगा। और जो अगर हम बात करें वैल्यूएशन की, तो अगर आपने वो काम परफॉर्म कर लिया है, आपने का जो भी कंस्ट्रक्शन था वो कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद अगर आप उसका कॉस्ट निकालते हो तो उसको फिर हम वैल्यूएशन बोलते हैं, वो हम आगे देखेंगे। अब जब भी हम एस्टिमेट कर रहे होते हैं, क्योंकि हम
सिविल में पढ़ रहे हैं तो सिविल के रिस्पेक्ट में सारी चीजें बताऊंगा, आप चाहें तो दूसरे रेफरेंस भी ले सकते हैं। तो 3 चीजें हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं, जिसमें से सबसे पहली चीज होती है आपकी ड्राइंग। जी, फोरकास्टिंग बजट प्रायर स्टार्ट ऑफ द वर्क, ये आप बोल सकते हो। ठीक है, आप बजट को फोरकास्ट कर रहे हो आपके काम शुरू होने के पहले, तो इसको इस तरीके से आप बोल सकते हो। ठीक है, बजट तो नहीं बोल सकते, खैर बजट तो आपका फिक्स होता है ना, बजट को फोरकास्ट नहीं कर रहा हूँ। बेसिकली आप जितना बजट तो रिस्पेक्ट टू हर इंडिविजुअल का होगा ना, क्योंकि वो कितना खर्च करना चाह रहा है, पर जरूरी नहीं है जो आप काम कर रहे हो उसमें उतना ही पैसा लगे। तो कॉस्ट आप बोल सकते हो, फोरकास्टिंग कॉस्ट प्रायर टू द स्टार्ट ऑफ द वर्क, है ना। कॉस्ट ज्यादा एक सही वर्ड होगा, क्योंकि बजट अलग अलग, बजट हमारा फिक्स होता है कि आपके पास इतना ही है ना, उसको आप एक्सपांड नहीं कर सकते। लेकिन जब हम कॉस्ट की बात करते हैं तो कॉस्ट आपकी कुछ भी आ सकती है, तो मेक श्योर दैट यू आर यूजिंग द वर्ड कॉस्ट, है ना, वो ज्यादा सही होगा। चलिए, तो ड्राइंग सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, कोई भी काम आपको करना है, कोई कैसा भी काम है, अगर उसकी ड्राइंग आपके पास नहीं है तो आप उस काम को परफॉर्म नहीं कर सकते। कि आपको प्लान कैसा है आपका, है ना, कितने, अगर मान लीजिए घर के रिस्पेक्ट में हम बात करें तो कितने कमरे का आपको घर बनाना है ना, उस कमरे का डायमेंशन क्या होगा, है ना। अगर मैं बोल दूं 2 BHK का घर बनाना है और 2 BHK का घर मैं आपके 100 स्क्वायर फीट में बना दूं, है ना, तो कोई मतलब ही नहीं है। पहले मुझे पता तो होना चाहिए कि मेरा एरिया कितना है, उसमें 2 BHK बन सकता है कि नहीं बन सकता है। तो इसके लिए मेरे लिए इन सब चीजों के लिए मेरे पास प्लान होना जरूरी है। मुझे कितना एलिवेशन चाहिए, है ना, कौन कौन से मेरे इंपॉर्टेंट सेक्शन है वहां पर, जैसे बेडरूम हो गया, हॉल हो गया, लिविंग रूम हो गया, आपका ड्राइंग रूम हो गया, तो इनके आपको साइजेस पता होना चाहिए। तो बेसिकली हमारे पास पहली चीज जो इंपॉर्टेंट है वो है आपके पास ड्राइंग होना बहुत जरूरी है। ठीक, नेक्स्ट आपके पास होना चाहिए डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन। अब डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन क्या होता है, ये आपका एक टॉपिक भी है ना। ये जो आपका डिटेल्ड ये जो स्पेसिफिकेशन है, अलग अलग तरीके के स्पेसिफिकेशन होते हैं, ये आपका एक टॉपिक भी है। यहाँ पर थोड़ा सा हम ब्रीफ में देखेंगे। तो अगर डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन की बात करें तो उसका मतलब होता है कि क्या क्या आप उसमें वर्कमैनशिप यूज कर रहे हो, है ना। एक तरीका होता है कि आप बिल्कुल खराब क्वालिटी का मटेरियल लगाकर अपना घर बना लो, एक तरीका होता है कि हर चीज आप सुपीरियर क्वालिटी का लेकर घर बनाओ। तो आपको ये पता होना चाहिए कि किस तरीके का आपको घर बनना है, क्योंकि घर तो आप खपरेल का भी बना सकते हो, और टाइल्स का भी बनवा सकते हो, मार्बल का भी बनवा सकते हो, ब्रिक का भी बनवा सकते हो, कॉन्क्रीट का भी बनवा सकते हो। तो ये आपको पता होना चाहिए कैसी वर्कमैनशिप आपको चाहिए। तो वो डिपेंड करता है, जैसे मैं गवर्नमेंट अगर बात करूं, गवर्नमेंट जो भी कंस्ट्रक्शन होते हैं उसमें क्लास होता है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी। तो गवर्नमेंट की एक बुक होती है, उसमें पूरी सारी चीजें मेंशन होती है। अगर उन्हें आपका जो जब हम टेंडर भरते हैं, जब नोटिस इनवाइटिंग टेंडर होता है, तो उसमें अगर उन्होंने मेंशन किया क्लास ए, तो वो पूरा एक परफॉर्मा देते हैं जिसके अंदर मेंशन होता है क्लास ए के अंदर क्या क्या चीजें आएंगी। तो उसमें हर चीज फिक्स होती है, यहाँ तक कि उसमें पेंट का कलर भी फिक्स होता है। जब गवर्नमेंट कोई भी कंस्ट्रक्शन के लिए आपको टेंडर देता है तो उसमें हर चीज बिल्कुल फिक्स होगी कि कलर क्या होगा, डोर के साइजेस क्या होंगे, है ना। अगर आप लिंटेल यूज कर रहे हो तो उसकी डायमेंशन क्या होगी, कॉलम के डायमेंशन क्या होंगे, ब्रिक कौन सा आपको यूज करना है, आपको सीमेंट कौन सी यूज करना है, फ्लोरिंग आपको कैसी करना है, पेंटिंग आपको कैसी करना है, इलेक्ट्रिफिकेशन अगर आप कर रहे हो तो किस ब्रांड का आपको फैन यूज करना है, ये तक भी वो बताएंगे। अगर आप नल लगा रहे हैं तो वो भी आपको बताएंगे किस ब्रांड का आपको नल यूज कर सकते हो। तो सारी चीजें वहां पर क्या होती है, मेंशन होती हैं। तो ये सारी चीजें आ जाती हैं आपकी स्पेसिफिकेशन के अंदर, जहां पर आप मेंशन करोगे कि क्या क्या चीजें आपको चाहिए। ठीक है, क्वालिटी की चीजें हमें चाहिए। उसके बाद आपका होता है एक शेड्यूल ऑफ रेट्स। शेड्यूल ऑफ रेट्स एक आपकी प्रिंटेड बुक होती है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया निकालती है, जिसमें अलग अलग चीजों के आपके रेट्स मेंशन होते हैं, जो आप रेफरेंस लेकर एस्टिमेट को प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो शेड्यूल ऑफ रेट्स क्या होता है कि जैसे आपने स्टील यूज किया तो स्टील का एक पर्टिकुलर रेट है ना, वो उसमें मेंशन होगा। वो ऊपर नीचे होता है तो वो सारी चीजें हम कंसीडर कर लेते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर एक रेफरेंस तो होता है ना, ऐसा तो नहीं कि बहुत ज्यादा वेरिएशन होगा, थोड़ा ही वेरिएशन होता है, वो हम कंसीडर कर लेते हैं। तो हर चीज का एक स्टैंडर्ड रेट फिक्स होता है गवर्नमेंट के द्वारा, वो कंसीडर कर आपको एस्टिमेट को प्रिपेयर करना पड़ता है। ठीक है, अब बात आती है जरूरत क्या है हमें एस्टिमेट की, तो ये आप मुझे बताएंगे हमें एस्टिमेशन की जरूरत क्या पड़ी, क्यों करना है हमें एस्टिमेट। हम बिना एस्टिमेट, हमारे पास अगर पैसा है तो हम बिना एस्टिमेट के काम करने लग जाएं। हमें घर बनाना है, हम एस्टिमेट ना निकालें, सीधे जाके घर बना दें, उससे क्या घाटा है। तो आप मुझे ये बताइए कि व्हाई डू वी नीड एस्टिमेशन, एस्टिमेशन की हमें जरूरत क्यों पड़ती है। फंड अलॉटमेंट, जी, और
सिर्फ एक ही आंसर, ठीक है। यहाँ पे आप बोल सकते हो बजट, है ना, बजट हमारे पास फिक्स है। बजट सैंक्शन कॉस्ट वैल्यूएशन फॉर कैलकुलेशन। देखिए यहाँ पे सिंपल सा आंसर आपका ये है कि आपके पास दो चीजें, मतलब हमारे पास जो तो टाइम है वो भी लिमिटेड है, और जो हमारे पास रिसोर्सेस है वो भी लिमिटेड है, यानी हमारे पास पैसे भी लिमिटेड है। हाँ, ये आप बोल सकते हो, ताकि हम वर्क को एग्जीक्यूट करवा पाए अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन, ये भी आप बोल सकते हो। बेसिक सा इसका क्या है कि आपके पास टाइम भी लिमिटेड है और आपके पास रिसोर्सेज यानी कि पैसे भी आपके पास लिमिटेड है ना। अगर हमारे पास इन्फिनिट नंबर ऑफ टाइम हो, है ना, इसको आप रिलेट कर पाओगे जब आप सीपीएम पार्ट पढ़ोगे, उससे भी आप यहाँ पे किस तरीके से हम टाइम को कैलकुलेट करते हैं, रिसोर्सेज को कैलकुलेट करते हैं, वहां पे भी आप सीखोगे। तो बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो टाइम और रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड है। अगर हमारे पास टाइम लिमिटेड है तो हमें पता होना चाहिए किसी भी काम को करने में कितना टाइम लगेगा, वो हमारे लिए निकालना जरूरी है, ठीक है। दूसरा, हमारे पास पैसे भी लिमिटेड है, तो किसी भी काम को करने के लिए कितना पैसा लगेगा ये भी हमको पता होना चाहिए। हो सकता है आप कोई घर बनवाना चाह रहे हो 2 BHK का, और आपके पास सिर्फ 20 लाख रुपए है, पर जब आप उस घर का आपने घर बनाना चालू कर दिया, आपके 20 लाख रुपए खत्म हो गए और वहां पर आप 2 ही कमरे या 3 कमरे ही बनवा पाए, ठीक है, पूरा घर तो आप बना ही नहीं पाए। तो अगर हमको पहले से पता होता है कि उस पर्टिकुलर घर को बनाने के लिए हमें 1 करोड़ लगेगा या 80 लाख लगेंगे, तो हमें पता चल जाता है कि उस पर्टिकुलर काम को करना फिजिबल है या कि नहीं है। तो फिजिबिलिटी को चेक करने के लिए भी आप क्या करते हो, एस्टिमेशन करते होगे। कोई काम जो आप करना चाह रहे हो, एक्चुअल में वो करने लायक हमारे बजट के हिसाब से, हमारे पास जो फंड अवेलेबल है उनके हिसाब से वो है या नहीं, ठीक है। तो सबसे पहला तो फिजिबिलिटी के बारे में बताता है, कोई भी काम आपका हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ये आपको एस्टिमेट बताएगा। जो भी आप काम कर रहे हो वो सच में आप पूरा कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, आपके पास उतने फंड्स अवेलेबल हैं कि नहीं है, ये आपको एस्टिमेट बताता है। साथ ही साथ एस्टिमेट आपको टाइम के बारे में भी बता देता है कि कितना काम आप कर रहे हो तो कितना टाइम आपको लगेगा, है ना। इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि मोस्ट प्रोबेबल टाइम होता है, ऑप्टिमम टाइम होता है, तो वो सारी चीजें आप देखोगे किसमें, आपके सीपीएम पार्ट का जो चैप्टर है या जो सीपीएम पार्ट का टॉपिक है, वहां पर आप सीखोगे किस तरीके से हम टाइम कैलकुलेशन करते हैं। तो वो, लेकिन आपको यहाँ पर भी एस्टिमेट में भी आपको पता चल जाता है किसी भी काम को करने में आपको कितना समय लगेगा, ठीक है। अब मान लीजिए कोई आपको काम करवाना है, तो अगर आपको कोई को ठेका देना है, आपको अपना घर बनाना है और आपको किसी को ठेका देना है, तो आपको खुद तो पता होना चाहिए ना कि उस काम को करने में कितना पैसा लगेगा। आपको घर बनाना है और आपको खुद ही नहीं पता कि उस काम को करने में कितना पैसा लगेगा, तो आप किसी और से उस काम को कैसे करवाओगे। तो जब भी हम टेंडर या कोटेशंस की बात करते हैं, अगर हम टेंडर निकालते हैं, जैसे गवर्नमेंट की बात करूं, तो जब तक एक गवर्नमेंट का खुद का इंजीनियर होता है जो पता करता है कि उस पर्टिकुलर काम को करने में कितना पैसा लगेगा, उसके बाद वो एक थर्ड पार्टी या जिसको हम कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं, है ना, गवर्नमेंट की लैंग्वेज में हम क्या बोलते हैं, उसको कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं, और गवर्नमेंट को हम क्लाइंट बोलते हैं। तो जो क्लाइंट है वो एक कॉन्ट्रैक्टर को हायर करता है उस काम को करवाने के लिए, पर जो क्लाइंट है यानी कि जो गवर्नमेंट है उसको भी पता होता है कि उस पर्टिकुलर काम को करने में कितना पैसा लगेगा। वो बताएगा कि जो, जैसे मैं रेलवे की बात करूं अगर, तो रेलवे में हमारे टेंडर जब निकलते हैं तो 1000 करोड़ 1500 करोड़ इस तरीके से वैल्यू उसमें फिक्स होती है, ठीक है। तो एक मिनिमम वैल्यू फिक्स होगी कि इतना पैसा उनको पता है लगेगा, तो उस हिसाब से वो टेंडर को टेंडर को इनवाइट करते हैं, ठीक है। और उसके हिसाब से फिर जो कोटेशंस आते हैं उसके हिसाब से वो सैंक्शन उनको करते हैं। फिर इसके बाद आपको, अगर मान लीजिए आप कोई घर बनवा रहे हो, टोटल आपका जो बजट है वो 1 करोड़ है ना, तो आपको ये भी पता रहेगा कि किस पर्टिकुलर काम के लिए आपने कितना फंड एलोकेट किया रहे हैं। तो अपने पूरे जो रिसोर्सेस हैं उनको भी आप क्या कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो सकता है कि आपका किसी काम को करने में पैसा ज्यादा लग गया, तो अल्टीमेटली आप उसको क्या कर सकते हो, दूसरे काम में थोड़ा सा उसको क्या कर सकते हो, कवर कर सकते हो। तो इसलिए भी हमारा एस्टिमेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमें पता चल जाए कि कितना एक्सपेंडिचर यानी कितना खर्चा हम कर रहे हैं और किस तरीके से उनको कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद ये भी आप पता लगा सकते हो कि जो काम आप करवाना चाह रहे हो उसके लिए आपके पास जो फंड्स हैं वो अवेलेबल हैं या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है, एस्टिमेट डिसाइड वेदर द प्रपोज्ड प्लान द फंड्स आर अवेलेबल और नॉट। तो जो भी आपने प्लान प्रपोज किया है उसके लिए आपके पास एक्चुअल में पैसे हैं या नहीं है, तो ये सारी वजहें होती हैं जिसके लिए हम एस्टिमेशन को बनाते हैं या एस्टिमेशन को प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको स्पेसिफिकेशन के बारे में बताया था,
तो बेसिकली जब हम स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर उसमें नेचर ऑफ वर्क, यानी कौन सा नेचर है वर्क का, क्लास ए है, क्लास बी है, क्लास सी है, अच्छी क्वालिटी का काम करना है, खराब क्वालिटी का काम करना है, बिल्कुल घटिया क्वालिटी का काम करना है, वो वहां पर लिखा होता है। ठीक है, नेचर किस तरीके का है, जैसे कमर्शियल वर्क हो गया आपका, इंस्टीट्यूशनल हो गया, है ना, एजुकेशनल हो गया, तो मतलब क्या है नेचर, काम क्या है, किस तरीके का हम काम कर रहे हैं, किस क्लास का हम काम कर रहे हैं, कौन कौन से उसमें मटेरियल यूज होंगे वो उसमें मेंशन होगा, उस मटेरियल की क्वालिटी क्या होगी वो मेंशन होगा, किस प्रपोर्शन में, जैसे कि हम यहाँ पर जब काम करते हैं तो अगर कंक्रीट की मैं बात करूं तो आपको M10 मिलेगा, M15 मिलेगा, M20 मिलेगा। तो ये बेसिकली आपके प्रपोर्शन होते हैं कि कितने पार्ट आपका सीमेंट होगा, कितने पार्ट आपका, जैसे हम बात करें अगर M25 की तो इसका रेशियो होता है 1:1:2। तो एक पार्ट अगर आप सीमेंट का डाल रहे हैं तो एक पार्ट आप सैंड का डालेंगे और दो पार्ट आप आपका जो एग्रीगेट है यानी कि जो गिट्टी है उसको डालेंगे। देखिए बेसिकली जो आप जिस वैकेंसी की आप तैयारी कर रहे हैं, जिस प्रोफाइल की आप तैयारी कर रहे हैं, तो वो आसान तो नहीं होने वाला है ना, ये तो आपको समझना होगा। जिस ग्रेड पे के लिए आप मेहनत कर रहे हैं तो बेसिकली वो आपके ईएससी के बराबर है। तो अगर हम उसकी बात करें, ईएससी की बात करें, तो एक आसान एग्जाम तो नहीं होगा, कवर तो हमें करना पड़ेगा। इसको आप इस तरीके से देख सकते हैं, जितना आपको पढ़ना है उतना ही सबको पढ़ना है ना, आपको अकेले तो उतना नहीं पढ़ना है, सबके लिए सेम सिलेबस है, सबके लिए सेम कंटेंट है और सबको वही चीजें कवर करनी है। तो जितना आप कर पाएंगे, अगर आप अपना 100% देते हैं तो आपसे अच्छा तो कोई प्रिपेयर कर ही नहीं पाएगा। तो इस चीज के लिए तो आप बिल्कुल मत सोचिए कि ज्यादा है कोई चीज, है ना, वैसे भी जो हम कवर कर रहे हैं वो कम है मेरे हिसाब से, क्योंकि बेसिकली जब आप पूरी एक ब्रांच की बात करते हैं तो उसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, है ना। तो हम तो कोशिश कर रहे हैं कि बिल्कुल क्रैश करके आपको इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चंस भी दे रहे हैं ताकि सीधे सीधे आपको चीजें वहां से मिल जाए। कवर तो आपको करना पड़ेगा, ये कोशिश करेंगे लास्ट लास्ट में हम कुछ मैराथॉन्स कर लें, ताकि आप अगर मान लीजिए पूरी पूरी चीजें नहीं भी कवर कर पाए तो मैराथॉन्स के थ्रू आप चीजों को कवर कर ले। पर अभी हमारे पास अगर टाइम है तो मेक श्योर कि आप पूरी चीजों को कवर कर रहे हैं, क्योंकि आपकी जो लड़ाई है वो बहुत, जो जॉब है आपकी, जो प्रोफाइल है या जो आपकी वैकेंसी है ना, तो उसमें आसान तो नहीं होने वाली चीजें। चलिए, तो अगर हम बात करें स्पेसिफिकेशन की, तो नेक्स्ट इसमें आपका मेथड ऑफ प्रिपरेशन, यानी किस मेथड से जो भी आप काम कर रहे हैं उनको प्रिपेयर करना। देन आपका जो वर्कमैनशिप है वो, आपका जो एग्जीक्यूशन है वो किस तरीके से होने वाला है, कौन कौन से आपको इक्विपमेंट यूज करने, यानी सारी चीजें यहाँ पर मेंशन होंगी, है ना। एक इसमें जनरल एस्टिमेट होता है और एक इसमें डिटेल एस्टिमेट भी होता है, जिसको हम आगे देखेंगे जब हम स्पेसिफिकली एस्टिमेशन के बारे में बात करेंगे। पर अभी के लिए स्पेसिफिकेशन का मतलब होता है कि आप सारी की सारी चीजें यहाँ पर कवर कर लोगे, जो भी चीज उस पर्टिकुलर काम में लगने वाली है, या जो भी काम हमको उस पर्टिकुलर काम को करने के लिए जो भी चीजें हमको करनी है वो सारी इसमें आ जाएंगी। ठीक है, नेचर ऑफ वर्क, क्लास ऑफ वर्क, मटेरियल, क्वालिटी, प्रपोर्शन, मेथड, वर्कमैनशिप, डिस्क्रिप्शन ऑफ एग्जीक्यूशन एंड इक्विपमेंट। चलिए, एक चीज होती है आपकी साइट प्लान। तो जहां पे भी आप काम कर रहे हो उस पर्टिकुलर जगह के बारे में जो प्लान हमें बताता है, प्लान जैसे कि हमने सर्वे में भी देखा था, प्लान क्या होता है, किसी भी एरिया को जब हम आपके पेपर में कन्वर्ट कर लेते हैं, ग्राउंड को हम किस पे ले आते हैं, जब पेपर में ले आते हैं, और उसका जो स्केल होता है वो काफी बड़ा होता है, यानी कि एरिया काफी कम होता है। स्केल और एरिया क्या होंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो अगर स्केल बहुत बड़ा है, यानी कि एक छोटा ग्राउंड है, छोटे एरिया को जब हम कन्वर्ट करते हैं किसमें, किसी एक पेपर के अंदर ले आते हैं, दैट इज नोन एज प्लान। तो प्लान, अगर हम साइट जहां पे भी हम काम कर रहे हैं उसके साइट प्लान की बात करें तो उसमें अलग अलग आपकी जो पोजीशन है ना, मेनली वहां पर रोड कहाँ से जा रही है, ठीक है, वहां पे आपकी ड्रेन्स कहाँ पर हैं, वहां पे और भी परमानेंट फीचर्स जैसे कि आपका हॉस्पिटल, आपके स्कूल कॉलेजेस, ये सारी चीजें आपको साइट प्लान में दिखाई जाती है। अगर आपने कोई साइट विजिट की होगी कभी, तो वहां पर भी आपको एक इंडेक्स प्लान और एक साइट प्लान, ये दो चीजें दिखाई जाती है। जैसे अगर आप कोई घर खरीदने कभी गए हो तो वहां पे आपको दो चीजें बताई जाती हैं, एक तो साइट प्लान कि पर्टिकुलर आपकी साइट कहाँ पर है, मेन रोड, हाईवे, आपकी एक इंपॉर्टेंट वहां पर आपको हॉस्पिटल कौन सा है, कोई एजुकेशनल बिल्डिंग है तो वो कहाँ पर है, वो आपको बताया जाता है साइट प्लान में। नेक्स्ट होता है एक आपका इंडेक्स प्लान, जिसमें आपकी अप्रोच रोड्स आपको बताई जाती हैं कि एक्चुअल कौन कौन सी रोड्स आपके इस पर्टिकुलर जो बिल्डिंग है वहां तक आती हैं। ठीक है, तो जब भी मैं अगर कंप्लीट एस्टिमेट की बात करूं तो टोटल मुझे यहाँ पर अगर कंस्ट्रक्शन के हिसाब से बात करें तो चार चीजों पे मेरा खर्चा होता है। ठीक है, एक तो मेरा कॉस्ट ऑफ लैंड, कॉस्ट ऑफ लैंड यानी कि जो भी जहां पे भी मैं कंस्ट्रक्शन करने वाला हूं तो उस पर्टिकुलर जगह पे जो जो लैंड है उसको खरीदने के लिए एक तो पैसा लगेगा, ठीक, वहां पर सर्वे कराने के लिए पैसा लगेगा ताकि मैं अपनी बाउंड्रीज वगैरह देख लूं, उसके लिए जो पैसा लगेगा वो। देन आपका वेरिफिकेशन होता है ना, जिसमें आपका खसरा हो गया या रजिस्ट्री वगैरह हो गई। उसके अलावा आपका ब्रोकरेज, अगर आप किसी को खरीद रहे हैं, कोई दलाल के थ्रू खरीद रहे हैं तो उसको आपको पैसे देने पड़ते हैं। तो ये सारी चीजें आपकी कंस्ट्रक्शन के एस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो लैंड में आ जाती हैं।
इसके बाद होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, कंटेंजेंसीज। तो आप मुझे बताइए कंटेंजेंसीज के बारे में आप क्या समझते हैं, अगर आपने ये वर्ड पहले सुना हो तो, कि कंटेंजेंसीज क्या होता है। देखिए बेसिकली जब मैं कंटेंजेंसीज के बारे में बात करता हूं, तो कंटेंजेंसीज ऐसा कॉस्ट होता है विच कैन नेवर बी प्रिडिक्टेड ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन, जिसको आप प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते। अनफॉरसीन और अनएक्सपेक्टेड वर्क दैट में अराइव इन फ्यूचर, ऐसा काम, जी इमरजेंसी प्रोविजन ऐसे भी बोल सकते हैं आप। तो अनफॉरसीन या अनएक्सपेक्टेड वर्क दैट में अराइव इन फ्यूचर, जिसके बारे में मुझे आज नहीं पता है। मान लीजिए आपका जो वर्कर है वो काम कर रहा है, तो जब आप एस्टिमेट बना रहे होंगे तो आप ये क्या ध्यान में रख के चलेंगे कि वर्कर आपका, हो सकता है कि वर्कर को कोई इंजरी हो जाए, उसका हाथ टूट गया, तो क्या इस पैसे को आप लिखेंगे वहां पे कि प्लास्टरिंग के लिए मुझे इतना पैसा देना पड़ेगा वर्कर को? तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो पहले से हम उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। हो सकता है कोई कंस्ट्रक्शन करते करते आपकी एक दीवार गिर जाए, हो सकता है ना। पर आप क्या एस्टिमेट बनाते वक्त ये ध्यान में रखेंगे कि हाँ मेरी एक दीवार गिर जाएगी? हो सकता है दो गिर जाए, तो अगर आप दो रखते हैं तो हो सकता है तीन गिर जाए, तो कुछ भी हो सकता है, ये तो हम नहीं बता सकते। तो टोटल जो हमारा फंड है उसका 3 से 5% हम कंटेंजेंसीज के लिए निकाल कर रखते हैं। जैसे मान लीजिए 1 करोड़ का आप काम कर रहे हैं, तो उसमें उसका 5%, या अगर आप 1 लाख का काम कर रहे हैं तो उसमें आपका 5,000 हो गया। तो इतना पैसा आपको अलग से कंटेंजेंसीज के लिए निकाल कर रखना पड़ता है, ठीक है। इसके अलावा आपके लीगल एक्सपेंसेस हो गए, जो भी कॉन्ट्रैक्ट वगैरह होते हैं बिटवीन ओनर एंड जो भी आपका कॉन्ट्रैक्टर है, उसके लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं। और लास्टली आपका कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, तो लेबर हो गया, उसमें मटेरियल हो गए, आपके इक्विपमेंट्स हो गए, कंसल्टिंग हो गई इंजीनियर की, है ना। आपका अगर कोई आर्किटेक्चर है तो उसका कंसल्टेशन फीस हो गया। तो ये सारी चीजें जो भी आपका कॉस्ट कंस्ट्रक्शन के टाइम पे लगता है, ये आपकी चौथी चीज हो गई। देखिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, हाँ लेबर का आप हेल्थ इंश्योरेंस, पर जरूरी नहीं है ना कि हमेशा हेल्थ इंश्योरेंस हो, ठीक है। ऐसा हमेशा जरूरी नहीं होता कि हेल्थ इंश्योरेंस हो, वो अगर वो कराना चाहिए, लेकिन जब हम एक्चुअल कंडीशन में काम कर रहे होते हैं, अगर आप सारी चीजें कंसीडर करोगे तो कभी काम आपका हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। क्योंकि जो लेबर्स होते हैं वो चेंज होते रहते हैं, कभी कोई लेबर होता है, कभी कोई लेबर होता है, कभी आपके बिहार के लेबर होते हैं, कभी मध्य प्रदेश के होते हैं, कभी उड़ीसा के होते हैं, तो आप इतना ध्यान नहीं रख सकते। ठीक है, चलिए लेबर का मान लेते हैं, आपने मान लिया कि इंश्योरेंस है उनका, पर अगर आपकी दीवार गिर गई तो वो तो आप पहले से नहीं कर सकते। अगर मान लीजिए आपकी दीवार गिर गई तो वो तो आप पहले से एस्टिमेट उसका नहीं लगा सकते कि दीवार मेरी गिर ही जाएगी, है ना, वो तो अपने आप हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसी चीजें जिसको हम अभी से प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकते कि वो हो सकती हैं, है ना, ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं। ये तो मैंने आपको एग्जांपल दिया ताकि आप रेफरेंस ले पाओ। वो भी आपका कहना सही है कि इंश्योरेंस हमारा होता है, उसको हम पहले से कैलकुलेट कर सकते हैं, पर ऐसी और भी बहुत सी चीजें होती हैं, जैसे कि मैंने आपको बिल्डिंग का एग्जांपल दिया, कोई लिफ्ट टूट जाए उसकी, या हो सकता है आपकी सीमेंट खराब हो जाए, पानी पड़ गया उसमें, सीमेंट खराब हो गई, है ना। तो वो तो मैं पहले से ये लेके नहीं चलूंगा ना कि मेरी सीमेंट होगी, बारिश हो जाएगी, सीमेंट खराब हो जाएगी, या मेरी दीवार है वो टूट जाएगी, या मेरी रेत है जो वो खराब हो जाएगी। कोई भी चीज आपकी खराब हो सकती है काम करते वक्त, है ना। जैसे आप कोई डोर लेकर आए, वो टूट गया, तो वो हम पहले से तो एस्टिमेट लेकर नहीं चलेंगे कि मैं एक डोर लेकर आऊंगा वो गिर के टूट जाएगा। तो ये सारी चीजें आपकी कंटेंजेंसीज के अंदर आ जाती हैं, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट एस्टिमेशन है, जिसके अंदर आपका कॉस्ट ऑफ लैंड, कंटेंजेंसी, लीगल एक्सपेंसेस और कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन होता है, ठीक है। इसके बाद एक टर्म होती है आपकी वैल्यूएशन। वैल्यूएशन का मतलब होता है कि ये तो आपने किसी भी काम को करने के पहले उसकी प्रोबेबल कॉस्ट को निकाला, तो उसको हमने एस्टिमेशन बोल दिया। लेकिन काम को करने के बाद अगर आप उसकी कॉस्ट को निकालो तो दैट इज नोन एज वैल्यूएशन। जैसे आपका आज घर होगा, आपने घर अब वो मान लीजिए 20 या 25 साल पहले बनाया होगा, या 50 साल पहले बनाया होगा, जब आपने उसको बनाया होगा तो उसका कॉस्ट अलग होगा। लेकिन आज के समय पे जब आप उसकी कॉस्ट निकालते हो तो वो एक अलग कॉस्ट होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, वैल्यूएशन। तो वैल्यूएशन क्या हो गया, वैल्यूएशन इज द आर्ट ऑफ असेसिंग द प्रेजेंट फेयर वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी इन टर्म्स ऑफ मनी बेस्ड ऑन सर्टेन फैक्ट। तो कुछ यहाँ पर फैक्ट के बेसिस पे हमारी जो आज की प्रेजेंट वैल्यू है उसका हम एस्टिमेशन करेंगे, या एस्टिमेशन बोलना गलत होगा, उसका हम क्या करेंगे, वैल्यूएशन करेंगे, यानी उसका कॉस्ट हम निकालने की कोशिश करेंगे, उसी को हम क्या बोल देते हैं, वैल्यूएशन बोल देते हैं। वैल्यूएशन मींस फिक्सेशन ऑफ कॉस्ट और रिटर्न एक्सपेक्टेड ऑफ अ बिल्डिंग। तो जब हम वैल्यूएशन करते हैं तो उसके हिसाब से हम उस बिल्डिंग से हमें कितना रिटर्न मिलना चाहिए ये भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कई बार हम बिल्डिंग को रेंट पे देते हैं, है ना, तो वो रेंट कैलकुलेशन किस तरीके से होता है, टोटल जो बिल्डिंग की वैल्यूएशन होती है उस पर्टिकुलर दिन पे,
उसका 6% आपका रेंट होता है। मान लीजिए आपकी 10 लाख की बिल्डिंग है ना, तो उसका 6% आप निकालोगे, उतना आपका रेंट होगा। तो अगर आपको रेंट फिक्सेशन करना है तो उसके लिए भी आपका वैल्यूएशन इंपॉर्टेंट है। फिर वैल्यू ऑफ स्ट्रक्चर में भी मोर और लेस डिपेंडिंग अपॉन द प्रेजेंट यूटिलिटी ऑफ द स्ट्रक्चर। तो आज की यूटिलिटी के बेसिस पे आपकी वैल्यूएशन डिपेंड करती है। जैसे कि मैं बात करूं अगर सोने की आप वैल्यूएशन निकाल रहे हो, तो जब आपने सोना खरीदा होगा और आज अगर हम सोने का भाव देखेंगे तो उसमें जमीन आसमान का फर्क होगा, क्योंकि वो क्या है, उसकी यूटिलिटी बहुत ज्यादा है, लिमिटेड है आपका गोल्ड की अगर हम बात करते हैं। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं किसकी, स्टील की, तो अगर आपने आज से 20 साल पहले स्टील खरीदा होगा तो आज जो उसकी वैल्यू होगी वो उतनी ज्यादा नहीं होगी, है ना। तो डिपेंड करता है कि हमारी यूटिलिटी क्या है। कुछ चीजें बहुत रेयर होती हैं तो उनकी यूटिलिटी टाइम के साथ बढ़ जाती है क्योंकि वो एंटीक्स में आ जाते हैं। कुछ चीजें बहुत अबंडेंस में होती हैं, जैसे लकड़ी हो गई, या आपका स्टील हो गया, या आपका पत्थर हो गया, कोयला हो गया, तो उनकी जो वैल्यू है वो टाइम के साथ क्या हो जाती है, डिप्लीट होने लगती है, डिक्रीज हो जाती है। तो कोई भी चीज की वैल्यूएशन डिपेंड करती है उसकी यूटिलिटी पे, यानी वो कितनी ज्यादा हमारे लिए क्या है, काम की है, कितनी ज्यादा वो उपयोगी है, उसके हिसाब से उसका हम जो वैल्यूएशन है उसको डिसाइड करते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका वैल्यूएशन। अब वैल्यूएशन हमें क्यों करना है, तो बेसिकली रेंट को फिक्स करने के लिए, किसी भी चीज को खरीदने या बेचने के लिए, किसी भी चीज को अगर हम एक्वायर करना चाह रहे हैं तो उसके लिए, कोई चीज अगर हमें गिरवी रखनी है, जैसे बैंक से आपको लोन चाहिए तो उसके लिए कई चीजें आपको गिरवी रखनी पड़ती हैं, तो उसके लिए आपको जरूरत पड़ती है। फिर अगर कभी आपको टैक्स देना है, जैसे हम प्रॉपर्टी टैक्स देते हैं तो वो आपका टोटल प्रॉपर्टी का 5% होता है, जब हम रजिस्ट्री करते हैं तो टोटल प्रॉपर्टी का 7% आपको रजिस्ट्री में देना पड़ता है। तो उसके लिए भी आपको जो कंप्लीट आपकी प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू पता होनी चाहिए। जब हम इंश्योरेंस कराते हैं, जैसे आईडीवी होता है आपका, है ना, आपके व्हीकल्स में, तो उसके लिए भी आपको वैल्यू पता होना चाहिए, उसके हिसाब से भी आपका इंश्योरेंस होता है। तो जब हम इंश्योरेंस कराते हैं तो अगर मैं गाड़ी के रिस्पेक्ट में बात करूं, उसको आप अच्छे से रिलेट कर पाओगे, तो 85% 90% आपका आईडीवी होता है। ठीक है, अगर आपको आप उनके पास कितना पैसा है ये पता लगाना है तो उसके लिए भी आप वैल्यूएशन कर सकते हो। कई बार हमें स्टैंप फी देने के लिए भी 1% या 0.1% आपकी कई बार स्टैंप फी होती है टोटल प्रॉपर्टी की कॉस्ट की, तो उसके लिए भी आपको वैल्यूएशन करना पड़ता है। चलिए, तो बाकी आपका लास्ट टॉपिक है आज का कि कौन कौन से फैक्टर हम कंसीडर करते हैं व्हाइल डूइंग द वैल्यूएशन। तो आपका टाइप ऑफ बिल्डिंग, लोकेशन, बिल्डिंग की स्ट्रक्चर ड्यूरेबिलिटी, क्वालिटी ऑफ मटेरियल और साइज ऑफ बिल्डिंग, ये सारी चीजें आपके वैल्यूएशन के ऊपर, मतलब वैल्यूएशन पर डिपेंड करती हैं। वो डिपेंड करता है आपका गाड़ी में कि आपकी गाड़ी कितनी पुरानी है ना। 95% आपका फर्स्ट ईयर के लिए होता है। ठीक है, तो टाइप ऑफ बिल्डिंग आपकी लोकेशन, बिल्डिंग स्ट्रक्चर एंड ड्यूरेबिलिटी, क्वालिटी ऑफ मटेरियल और साइज ऑफ बिल्डिंग, ये सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपके टाइप ऑफ बिल्डिंग पे, जो कि आपके वैल्यूएशन पे, वैल्यूएशन जिन पर डिपेंड करता है। बिल्डिंग बड़ी है, टाइप कैसा है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी। देन लोकेशन कहाँ पे है, बहुत अच्छी लोकेशन पे है तो वैल्यू ज्यादा होगी। बिल्डिंग का स्ट्रक्चर कैसा है, ड्यूरेबिलिटी कैसी है, पुराने हिसाब से बनी है, अभी उसका यूटिलिटी है कि नहीं है, कौन सा मटेरियल हमने यूज किया था, है ना, उसके ऊपर। साइज ऑफ बिल्डिंग क्या है आपकी, वो सारी चीजों पर आपका जो वैल्यूएशन है वो डिपेंड करता है। चलिए, तो इस सेशन के इतने रखेंगे। आपकी 7 बजे से दूसरी क्लास भी है, तो इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास का आपका टाइमिंग है वो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। आज के लिए बस आपकी टाइमिंग है 6:20 से थी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास आपकी शायद 5:30 से होगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, वरना इस सेशन को यहीं पे एंड करेंगे। ठीक है, बेसिकली आज हमने कुछ ऐसा कवर नहीं किया, नॉर्मल नॉर्मल सी बातें हमने की हैं ताकि आपका एक ब्रीफ बन जाए, बेसिक बन जाए। चलिए, तो अगर कोई भी डाउट नहीं है तो इस सेशन को हम यहीं पे एंड करते हैं। जो भी आपके फीडबैक हो या जो भी आपके सजेशन हो आप बता सकते हैं। मोस्ट प्रॉब्ली आपकी कल की टाइमिंग 5:30 होगी। ठीक है, 5:30 to 6:30। अगर 5 होती है तो भी आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, पर मेरे हिसाब से 5:30 to 6:30 होगी। ठीक है, मैं शेड्यूल कर दूंगा तो आपको पता चल ही जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं आपके टॉपिक्स की बात करूं तो बेसिकली आपके 7 टॉपिक हैं, है ना। तो इस हिसाब से कम 7 आवर तो आपका कंटेंट होना ही चाहिए, और उसके बाद हमारे क्वेश्चन प्रैक्टिस है। तो ज्यादा बड़ा नहीं है वैसे, सर्विंग ही आपका ज्यादा बड़ा था और फ्लूइड ही आपका ज्यादा बड़ा था, ज्यादा बड़ा ये नहीं होगा। चलिए,
तो अगर कोई डाउट नहीं है तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। इस सेशन के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ सेशन पसंद आया होगा। कोई भी क्वेरी या कोई भी डाउट है तो यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी। थैंक यू सो मच फॉर द टाइम। ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे एंड कीप स्माइलिंग।